Similarly, a moving object does not stop its movement by itself. इसी वजह से कि एक ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है तो वो खुद ब खुद नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स नहीं है। जैसे कि अगर एक बॉल है उसको रफ सरफेस पे मूव करवाओ और एक बॉल है उसको स्मूथ सरफेस पे मूव करवाओ, तो जो रफ सरफेस है वो ऑब्वियसली जो बॉल रफ सरफेस पे मूव कर रहा होगा तो वो थोड़ा जल्दी रुकेगा एज कम्पेयर टू स्मूथ सरफेस के ऊपर जो बॉल मूव कर रहा होगा। वजह उसकी ये है कि जो रफ सरफेस है वो ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स बॉल के ऊपर अप्लाई कर रहा होता है एज कम्पेयर टू स्मूथ सरफेस। जितनी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगी उतना ही बॉल जल्दी रुकेगा। तो ये वजह क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली एज अ नेट फोर्स एक्ट कर रही होती है। जब नेट फोर्स अगेंस्ट द मोशन में एक्ट करेगी तो बॉल रुक जाता है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल a moving car would stop gradually if its engine is turned off। एक मूविंग कार है वो ग्रेजुअली स्टॉप कर जाएगी जब अगर हम उसका इंजन ऑफ कर देते हैं। तो हालांकि फौरन इंजन ऑफ करो तो कार नहीं रुकेगी, मगर ग्रेजुअली जाके उसकी जो वो मूवमेंट होती है वो रुक जाती है। वजह उसकी ये है कि जो सरफेस है वो कार की जो टायर्स है उनके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मोशन जाके डिक्रीज होते होते रुक जाता है। तो ये दोनों एग्जांपल थी, दोनों एक्सप्लेनेशन थी कि बॉडीज के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रही है तो वो हमेशा मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। सेकंड हमारे पास ये है कि इनर्शिया। बेसिकली इनर्शिया मैटर कहें या बॉडीज कहें उनकी एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो बॉडीज रेस्ट में है तो उनको अगर उनके रेस्ट स्टेट को चेंज करने की कोशिश करोगे तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रही है तो उसको भी चेंज, उनकी मूवमेंट को रोकने की कोशिश करें या डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो भी उसके जो बॉडी है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। तो जो रेजिस्टेंस होती है ये उसको हम बेसिकली इनर्शिया कहते हैं, क्योंकि ये बॉडीज की इंटरनल एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे एक हैवी पत्थर है वो आपके किसी सरफेस के ऊपर है तो उसको हम पुश करने की कोशिश करें तो वो मूव नहीं कर रहा है। वजह उसकी ये है क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया है और इनर्शिया उसके मूवमेंट के अगेंस्ट में है। तो इसी तरह अगर एक कार अचानक वो मूव कर रही है तो हम आगे एक बंदे जाके उसको रोकने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली वो नहीं रोक पाएगा। वजह उसकी ये है क्योंकि उस कार के अंदर इनर्शिया है, जो इनर्शिया उसके मूविंग मोशन यूनिफॉर्म मोशन की वजह से, मतलब वो कार मूव कर रही है तो उसके अंदर जो इनर्शिया है मूवमेंट की वजह से है। तो अब क्या होगी कि आप जाके उस कार को रोकने की कोशिश करोगे तो जो उसकी इनर्शिया है वो उसके अगेंस्ट में, मीन्स आपके फोर्स के अगेंस्ट में होगी तो सो कार नहीं रोक पाओगे। तो जितना जो इनर्शिया होती है वो बॉडीज के अंदर कितनी ज्यादा होती है जितना उसका मास ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा पत्थर है तो उसका इनर्शिया कम होगा एज कंपेयर टू एक बड़ा सा पत्थर। वजह उसकी ये है कि जितना मास बढ़ाते जाओगे उतना ही इनर्शिया बढ़ जाता है। हमारे पास हम जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसके अंदर बेसिकली हम बॉडीज के इनर्शियल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो इसीलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनर्शिया तो आपने जस्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही डिस्क्राइब कर देना है। अब हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है कि नेट फोर्स बॉडीज के ऊपर कुछ ना कुछ होती है। फर्स्ट लॉ में हमने कहा था कि नेट फोर्स जीरो होगी, जबकि यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ में बॉडीज के ऊपर नेट फोर्स एक्ट कर रही होती है। अगर बॉडीज के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करेगी तो जिसकी वजह से वो बॉडी एक्सेलरेट करना शुरू करेगा और एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगी, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। जितना ज्यादा नेट फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही बॉडी एक्सेलरेट करती रहेगी, और अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिटली प्रोपोर्शनल उसमें डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक कार है एक ट्रक है, दोनों को हम सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो कार है उसकी मूवमेंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ट्रक। वजह उसकी ये है कि ट्रक का मास ज्यादा है, अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ का कलेक्टिव स्टेटमेंट ये है कि when a net force act on a body, अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करेगी तो इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट, उस बॉडी के अंदर क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा
डायरेक्शन ऑफ फोर्स में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट करेगी। और द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, जितना ज्यादा नेट फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। और सेकेंडली ये है कि एक्सेलरेशन जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। जो एक्सेलरेशन है का मैग्नीट्यूड होता है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो हमारे पास दो हैं, एक एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स और सेकंड है एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो हमने दो इक्वेशन यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स है और सेकंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो कंबाइंड जो इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एफ अपॉन एम। यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट एफ अपॉन एम, क्योंकि हम जब प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं तो कांस्टेंट लिख देते हैं। और यहाँ पे हमने कांस्टेंट को के से इंडिकेट किया हुआ है। ये के जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एक कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कुछ इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर जिस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लग रही है उसका मास 1 किलोग्राम है, जिस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लग रही है उसका मास 1 किलोग्राम है और उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 1 न्यूटन लगाएं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो के की वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन की जगह में 1 होगा, नेट फोर्स की जगह में एफ की जगह में 1 होगा, एम की जगह में 1 होगा, तो के इज इक्वल टू 1। देयरफॉर इस वजह से के की वैल्यू जब 1 हो जाती है तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। यहां से थोड़ा रीअरेंज करें तो एफ इज इक्वल टू एम ए एन। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसी तरह यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन को कुछ इस तरह भी बन गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ, एफ नेट फोर्स है, एम मास है। तो एक्सेलरेशन का एक यूनिट न्यूटन पर किलोग्राम भी हो सकता है। तो सो एक्सेलरेशन ऑफ यूनिट ये भी हो सकता है कि न्यूटन पर किलोग्राम, और इसका जो दूसरा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। जब हम न्यूटन को रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये यूनिट बन जाता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी एक्सेलरेशन का ही यूनिट है। अब न्यूटन है क्या, व्हाट इज मीन बाय न्यूटन? न्यूटन जो हम बार बार यूज करते हैं, फोर्स का यूनिट जो है उसे हम कैसे डिफाइन करें, तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स विच प्रोड्यूस। ये न्यूटन जो होती है वो एक ऐसी फोर्स होती है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसके अंदर, ऐसी बॉडी का जिसका मास 1 किलोग्राम हो। तो मतलब ऐसी न्यूटन जो है 1 न्यूटन, उस फोर्स को हम कहेंगे जब वो किसी बॉडी के अंदर जिसका मास 1 किलोग्राम है तो उसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेट करवाए। तो इसीलिए हमारे पास जो न्यूटन है उसको हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं। अब यूनिट ऑफ फोर्स जो है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन है, और न्यूटन को हम यूं भी लिख सकते हैं कि न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ फोर्स, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं या हम सिंपली न्यूटन भी कह सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों लेक्चर समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।